स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद भी करते हैं। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की हो या फिर एग्री कमोडिटी की। ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की ट्रेडिंग की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसमें हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करने हैं। और हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ Stevn.com के दीपेन शाह हैं, हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ अमित सजेजा हैं। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात गोल्ड की करेंगे, क्योंकि गोल्ड में जिस तरह की गिरावट दिख रही है, 49,000 के आसपास भाव आ चुका है। रविंद्र जी, अब आपसे मेरा सवाल ये होगा, अगले हफ्ते एक अहम बैठक है, इस बैठक से पहले किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कितना रिस्क ट्रेडर्स को अगले हफ्ते के लिए लेने की सलाह आप दे रहे हैं? मोहन जी, देखिए एक्चुअली अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो फेड के जो टाइटनिंग एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक उसके ऊपर ही सारा मार्केट मूव हो रहा है। बट थोड़ा सरप्राइजिंग ये है कि कल का जो हमने गोल्ड में फॉल देखा, वो उसमें कोई मेजर ट्रिगर नहीं था, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स का लेवल देखे तो डॉलर इंडेक्स अभी भी 110 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इट वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग कि गोल्ड में हमने एक ऑलमोस्ट $20-25 का एक फॉल देखा है। अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक विल बी वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि फेड की बैठक है। ईसीबी ने जो हॉकी स्टेटमेंट्स दिया था, उसके बाद हमने गोल्ड में एक रिलीफ रैली देखी थी, जहां पर गोल्ड अराउंड $1730 के पास में स्पॉट लेवल्स पे जाके वहां से फिर हमने गोल्ड के प्राइस को नीचे आते हुए देखा है। नाउ दैट इज मेनली बिकॉज जो फेड के एक्सपेक्टेशंस है ऑन बैक ऑफ इट, लेकिन जो सीपीआई डेटा था वो थोड़ा सा वरीसम था, जिसके चलते जो 100 बेसिस पॉइंट का जो एक्सपेक्टेशन है हाइक का, नाउ दैट हैज गॉन टू अराउंड 30%, व्हिच वाज अराउंड 34-35%, लेकिन पीपीआई डेटा के बाद हमने थोड़ा सा उसमें गिरावट देखा है। तो आई थिंक नाउ इट इज 70-30, 70% 75 बेसिस पॉइंट और 30% अराउंड 100 बेसिस पॉइंट। तो आई थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी आर सीइंग अ सेल ऑफ इन गोल्ड। 100 बेसिस पॉइंट होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि डेटा इज नॉट वेरी सपोर्टिव, बट यस थोड़े बहुत डेटा अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि 75 बेसिस पॉइंट वुड बी द अल्टीमेट हाइक फ्रॉम फेड। तो पॉसिबिलिटी ये है नेक्स्ट वीक में कि आफ्टर द फेड मीटिंग देयर इज अ ग्रेट चांस कि गोल्ड में हम एक रिलीफ रैली देखें, जो हम लास्ट फ्यू मीटिंग से भी देख रहे हैं कि जैसे ही फेड का मीटिंग कंक्लूड होता है उसके बाद हम एक प्राइसेस में अप मूव देखते हैं। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। टेक्निकल अगर प्राइस एक्शन देखे तो आई थिंक 1670 स्पॉट पे बहुत क्रूशल था, बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स था वहां पर, और उसके नीचे अभी प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक आज का क्लोजिंग और मंडे का क्लोजिंग विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 1670 1660 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है इसका, तो देन वी आर हेडेड टुवर्ड्स 1615 और उसके बाद $1570। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं आता है और अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर अगेन वी माइट मूव अबाउ $1700 to $1730। तो प्राइस एक्शन फ्रंट आई थिंक वी हैव टू वेट कैसे क्लोजिंग आता है 1-2 दिन का। और अगर फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो आई थिंक टिल द फेड मीटिंग प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन फेड मीटिंग के बाद हो सकता है कि रिलीफ रैली आ सकती है। तो मेरे हिसाब से एक बार 48,800 से 48,750 तक के लेवल्स पॉसिबल है, और ऑन द अपसाइड 49,950 वुड बी वेरी क्रूशल। अगर वो निकल जाता है तो फिर आई थिंक वी कैन कंक्लूड दैट ए शॉर्ट टर्म बॉटम इज इन प्लेस और प्राइसेस फिर से थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। बट अभी तो मेरे हिसाब से जब तक फेड मीटिंग कंक्लूड नहीं होता, आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। फेड की बैठक के बाद ही एक डिसाइसिव मूव आएगा और एक रिलीफ रैली की भी उम्मीद रविंद्र जी को लग रही है। लेकिन क्या ब्याज दरें की चिंता इतनी ज़्यादा है कि गोल्ड में जिस तरह की गिरावट दिख रही है, अगर इस साल की ऊंचाई, मार्च की ऊंचाई से देखें तो करीब करीब 6,500 रुपये नीचे गोल्ड का भाव आ चुका है। दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड में आप यहाँ से कितनी गिरावट और देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद, और रविंद्र सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गोल्ड के बारे में। सिर्फ और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि डिस्पाइट द फैक्ट हम ये देख रहे हैं कि
गोल्ड के प्राइसेस काफी रेंज में है, लेकिन एक इन्फ्लेशन हेज के तरीके से भी इस्तेमाल होगा। तो हमारा मानना ऐसा है कि ये फेड के डिसीजन के बाद शायद आपको एक रिलीफ रैली अगले 3 महीनों के लिए देखने मिल सकती है, जहाँ पे ईयर एंड में हम प्राइसेस थोड़े ऊपर की तरफ क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी कम से कम इस साल के लिए, कि जो भी डिप्स आती है अगर 49,500 49,000 के आसपास, तो गोल्ड में बाइंग करके चलना चाहिए और अगले 3 महीने का व्यू रखेंगे तो आई थिंक रिलेटिवली बेटर रिटर्न का बना। भाई जी, चार्ट पे आपको गोल्ड कैसा लग रहा है? अगर लंबी अवधि के हिसाब से चार्ट पे बताई तो किस तरह का लग रहा है, कि किस तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है गोल्ड में? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली खराब हुआ है 1670 1680 के नीचे, खास करके अगर वीकली क्लोजिंग आती है, क्योंकि मैंने भी जनरली ऑब्जर्व किया है कि ऐसे जो डिसाइसिव ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होते हैं वो वीकली क्लोजिंग बेसिस लेना बेहतर रहता है। इसलिए इस हफ्ते का क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होगा और उसके बाद की फॉलोअप क्या एक नतीजा देखने मिलता है, क्या वो सेलिंग होती है बाइंग होती है, वो देखना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली सेलिंग प्रेशर बना रहेगा अगर आज का क्लोजिंग खराब हुआ तो, और इसके चलते ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्तों में करीबन 2 हफ्तों में हमें प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, ऐसा लाइकली है, जहां पर 1610 से 1615 के इमीडिएट टारगेट होंगे और हो सकता है कि वर्स्ट के सिनारियो में $1585 तक भी स्पॉट गोल्ड जा सकता है। अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 48,800 एंड 48,200 दीज वुड बी टू की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर ऑन द डाउन साइड। तो फिलहाल मोमेंटम वाइज मेरे हिसाब से सेल का प्रेशर है, जिसका कंफर्मेशन हफ्ते के क्लोजिंग पे आ जाना चाहिए। चांदी की बात कर लेते हैं रविंद्र जी। चांदी में हालांकि इस हफ्ते अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर दबाव है। अगले हफ्ते आपको किस तरह की मूवमेंट यहां पर देखने को लग रही है? जी, अगर गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करें तो आई थिंक गोल्ड में हमने ज्यादा फॉल देखा है। तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो विच वाज समवेयर अराउंड 95 96 वो अभी करीब 84 83 के आसपास आया है। तो दैट क्लियरली शोज कि सिल्वर ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि सिल्वर में हमने एक शार्प फॉल भी देखा था जब भी सिल्वर 52,000 के बीच में आया था एमसीएक्स पर। मेरे हिसाब से सिल्वर अभी थोड़ा सा होल्ड किए हुए है और अगर इसका लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन देखे तो जो मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि $18 से $17.5 का जो सपोर्ट है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रूशल स्पॉट में, और वही हुआ। वहां से हमने एक बार फिर से $20 के आसपास सिल्वर को आते हुए देखा है। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द शार्प सेलिंग प्रेशर इन गोल्ड, सिल्वर में भी हमने एक फॉल देखा है। बट अगर प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से गोल्ड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर गोल्ड में हम शार्प फॉल देखते हैं तो वी माइट सी सेलिंग इन सिल्वर एज वेल। बट अगर प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से 54,500 वुड बी अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग, और अपसाइड में आई थिंक 56,700 56,800 के आसपास फिर से हम इसमें एक सप्लाई देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड को एक बार गोल्ड में एक बार डायरेक्शन मिले तो सिल्वर में क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी हम एक फॉल देख रहे हैं। तो आई थिंक इट इज ओवरऑल जो फेड का सिनेरियो है दैट इज इम्पैक्टिंग द एंटायर कमोडिटी स्पैक। बट अगर ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से 54,000 के पास में आता है तो सिल्वर एक बार बाइंग किया जा सकता है। और ऑन द फ्लिप साइड अगर 56,800 57,000 तक आता है नेक्स्ट अगले हफ्ते में, तो आई थिंक दैट वुड बी द सप्लाई जोन, सो वहां पे सेल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2-2,500 के रेंज में रहेगा सिल्वर में फिर से बुलिशनेस लौटेगा 58,500 के ऊपर ही। तब तक के लिए मुझे लगता है कि एक 2,500 से लेके 3,000 पॉइंट के रेंज में सिल्वर ट्रेड कर सकता है। रविंद्र जी, आपने जिस तरह से कहा था कि रिलीफ रैली हम अगले हफ्ते उम्मीद कर सकते हैं, क्या उस रैली की उम्मीद में हमारे एक दर्शक है इसके बंसल ग्वालियर से, इन्होंने बाइंग कर रखी है 50,753 के भाव पर गोल्ड को, क्या इनको रुकना चाहिए अगले हफ्ते? मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जैसे सपोर्ट जो है गोल्ड में अराउंड 48,800 का अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर आई थिंक वी माइट सी अनदर 400-500 पॉइंट्स डाउन। तो मेरे हिसाब से 48,800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जैसे ही प्राइसेस में हम एक उछाल देखते हैं नेक्स्ट वीक में तो आई थिंक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। बट विदाउट स्टॉप लॉस होल्ड मत कीजिए, क्योंकि बहुत
अनसर्टेन है मार्केट और फेड का क्या स्टेटमेंट आएगा यू नेवर नो। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिए एंड वेट एंड वॉच कीजिए। जैसे ही एक डायरेक्शन मिलता है आई थिंक यू कैन री एंटर। साहब आपके लिए सलाह रविंद्र जी की तरफ से यही है कि पहला काम यही कीजिए, 48,800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके बाद होल्ड कीजिए। ज्यों ज्यों बाजार ऊपर जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए, स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ले जाएं और फेड की बैठक के बाद जो रैली की उम्मीद की जा रही है अगर वहां तक आई है फिर आपके भाव के आसपास आता है तो निकलने की कोशिश करें। अगले दर्शक है हीरालाल राजस्थान से है। नेचुरल गैस इन्होंने 716 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। दीपेन क्या लग रहा है आपको नेचुरल गैस में यहां से क्या करना चाहिए इनको? बहुत ही अच्छा ट्रेड लग रहा है बिकॉज कल जो बाउंस बैक आया था वैसे लग रहा था कि एक फीबल बाउंस बैक है और वहां से फिर से आपको शॉर्ट सेलिंग देखने मिल सकती है। तो आज करीबन 50 पॉइंट्स इन द मनी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड किया है इन्होंने। आई वुड अज्यूम कि आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा दे जो काफी नजदीक है 666 के आसपास का है और उसके ऊपर अपने प्रॉफिट को ट्रेल होने दे। हो सकता है कि आपको 620 625 के लेवल्स भी नीचे में मिल जाए जहां पे आप प्रॉफिट बुक करके कृष्ण हैं दिल्ली से। अमित जी कॉपर पर ये जानना चाह रहे थे कि कॉपर में क्या करें, आपकी सलाह क्या होगी इनको? चलिए अमित जी के पास शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। रविंद्र जी आपसे अब ये सवाल होगा कॉपर को लेकर, कॉपर पर आपकी क्या राय है और क्रिश को क्या सलाह दे रहे हैं, ट्रेडर हैं? मेरे हिसाब से कॉपर में भी एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। हमने देखा है कि कॉपर ने ऊपर में 670 के ऊपर सस्टेन नहीं किया प्राइसेस और 645 का एक अच्छा सपोर्ट था, उसे प्राइसेस ब्रीच करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉपर में पॉसिबिलिटी है कि 630 तक आ सकता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि एक बार शॉर्ट किया जा सकता है ऑन राइस। अगेन नेक्स्ट वीक फेड का मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा तो उसके पहले ट्रेड से निकल जाना बेटर है। बट तब तक मेरे हिसाब से अगर कोई बाउंस बैक आता है टुवर्ड 645 646 आई थिंक सेल की रणनीति बना सकते हैं। 652 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 630 का ले सकते हैं। अगले दर्शक है महावीर हैं बेंगलुरु से। इनका सवाल है कॉमेक्स गोल्ड पर, क्या $1600 तक नीचे की तरफ कॉमेक्स पर गोल्ड आ सकता है? दीपेन जी क्या लग रहा है आपको, $1600 मुमकिन दिख रहा है क्या गोल्ड में, कॉमेक्स गोल्ड में? देखिए ये सभी कुछ फेडरल रिजर्व के अनाउंसमेंट पे डिपेंड करेगा, तो ये स्पेकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। हमारा मानना ऐसा है कि आप वो स्पेकुलेशन को ना ध्यान देके बेटर है कि जो आपके कंट्रोल लेवल से ध्यान दे, जो कि एमसीएक्स ने अपने प्राइस को बताई थी और एक बार फेडरल रिजर्व की अनाउंसमेंट आती है उसी के बाद एक इन्फॉर्म व्यू ले, वो ज्यादा बेटर होगा। अब स्पेकुलेशन करके कोई रियल गेन नहीं हो। दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से। हाजिर में ग्वार खरीदना है इनको और जानना चाह रहे हैं कि मार्च 2023 तक किस तरह के टारगेट दिख रहे हैं। ग्वार पर आपका आउटलुक क्या होगा रविंद्र जी? आई थिंक ग्वार में अगर फ्यूचर्स की बात करें तो एक आई वुड से कि हमने लोअर लेवल से एक बाउंस बैक तो देखा है, बट आई थिंक दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट रैली और गुआर में अगर सस्टेनेबल अपमूव आना है तो गुआर हैज टू सस्टेन अबव 5400 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 5400 के ऊपर नहीं निकलता इट्स अ गुड सेलिंग लेवल यहाँ पर। और फिर से एक बार पॉसिबिलिटी है कि से 4950 से लेके 4900 तक आ सकता है। एक और आई थिंक एक और डाउनसाइड लेग बाकी है गुआर में विच कैन बी बिलो द लोस, जो हमने 4500 के आसपास जो लो देखा है वो लो को ब्रीच करके इट माइट इवन कम टू 4300 4200, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है और फिर वहां से हो सकता है कि पुल बैक आए। तो अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक जब तक कि 5400 होल्ड है गुआर में मुझे तेजी तो नहीं लग रही है, बट यस रैलीज पे सेल कर सकते हैं। 5400 के ऊपर इसमें एक रिवर्सल आ सकता है और इन दैट सिनेरियो हम बोल सकते हैं कि 4500 का एक बॉटम बन चुका है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक अभी भी इसमें एक डाउनसाइड लग रहा है और मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 5400 5500 जब तक होल्ड है तब तक एक बार फिर से लो टेस्ट कर सकता है और लो के नीचे भी जा सकता है। दीपेन जी आपका व्यू ग्वार को लेकर, आपको क्या लग रहा है जो इस हफ्ते की जो रैली दिख रही है, क्या आपको टिकाऊ लग रही है ग्वार की रैली? देखिए मोमेंटम काफी अच्छा रहा है और 4800 के ऊपर काफी समय बाद प्राइसेस निकले हैं। हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट एक्सपेंशन भी हुआ है,
तो मैं इनवर्सली ये समझूंगा कि जब तक 4,800 के नीचे क्लोज नहीं आता है तब तक हम तेजी पकड़ के चल सकते हैं, और इसके विपरीत भी अगर डिप्स आती है 5,000 के आसपास या 4,950 के आसपास, तो ट्रेडर डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 4,800। अगले दर्शक हीरालाल राजसमंद से हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल पिछले दर्शक का भी था। इन्होंने गोल्ड 50,568 पे खरीदा है और जानना चाह रहे दीपेन जी की क्या करें। अब रविंद्र जी से बात हो गई, उनको लगता है कि 48,800 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे हीरालाल जी को, दीपेन? ठीक है, हमारा मानना ऐसा है कि अगर ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखे, अगले 3 महीने का व्यू रखते हैं, तो डिस्पाइट द फैक्ट के 4,800 4,500 के लेवल्स एक बार देखने मिल सकते हैं, लेकिन इनके प्राइसेस से काफी दूर नहीं है। तो अगर आप ईयर एंड की क्लोजिंग की बात करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 51,000 51,500 के लेवल्स आपको दिसंबर तक देखने मिल सकते हैं। तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, तो बेटर यही होगा कि 3 महीने के लिए होल्ड करके रखें, तो अच्छे लेवल्स फिर से एक बार देखें। चलिए, दर्शक हमारे साथ मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर और जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए जानना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, कॉपर और जिंक पर क्या सलाह होगी आपकी? वेल, कॉपर पे तो मेरे हिसाब से 645 644 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 652 का, और पॉसिबिलिटी है कि एक बार 630 तक कॉपर आ सकता है। वहाँ पे एक बार बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है, बट आई थिंक थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में जो फेड की मीटिंग है उसे देख के एक बार बाइंग किया जा सकता है। जिंक की बात करें तो जिंक काफी टाइम से 280 ब्रीच नहीं कर रहा था और अभी ये 280 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जिंक में पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये 271 270 तक के प्राइसेस दिखा सकता है। तो इसमें भी आई थिंक अभी 284 का रेजिस्टेंस बन चुका है, तो एनी राइज टुवर्ड्स 279 280 इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 284 को स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है, और जब तक कि इसका लो होल्ड है आई थिंक ये कंसोलिडेशन में जाएगा अभी, और हो सकता है कि 290 ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड 270 265 का एक बेस बन सकता है इसमें। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है। 261 के नीचे गया तो ही बहुत ज्यादा सेलिंग आ सकती है इसमें। अदरवाइज आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव रहेगा, बट अगले हफ्ते के व्यू से आई थिंक सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी की एक बार 270 तक प्राइसेस फिर से आ सकते हैं। दर्शक हमारे साथ किशन है नासिक से। चांदी इन्होंने खरीदा है 56,030 पे। इनके भाव से हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हो रहा है। अमित जी, क्या सलाह देंगे इनको, किशन को? 56,000 की बाइंग है। देख के मैं समझता हूँ अगर 56,000 के लेवल को रिगेन नहीं कर पाया तो क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि एग्जिट होना बेटर रहेगा, क्योंकि अगले हफ्ते ऐसा पॉसिबिलिटी होगी गोल्ड और सिल्वर में और गिरावट गहरा सकती है। तो वहां पर लेना सही एक डिसीजन हो सकता है। सिल्वर में मोस्ट पॉसिबली 54,800 से 54,500 तक के लेवल देखने मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लोजिंग देखकर एक बार एग्जिट कर लें अगर बेहतर क्लोजिंग नहीं आ रही है तो, और अगले हफ्ते 54,500 के आसपास रीइंस्टेट की जा सकती है बाइंग पोजीशन। ये सलाह है। अगले दर्शक है सुगी श्री हैं शामली से। जिंक है इनके पास, 2 लॉट इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 290 रुपए 50 पैसे पर। अमित जी, क्या सलाह देंगे जिंक में इनको? देखिए, फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस तो सेल की ही सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस 273 का एक टारगेट नजर आ रहा है, और उसके बाद लगभग 268 तक के भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर अभी भी इन लेवल्स पे एग्जिट करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से करीबन 6 से 7 रुपए की और गिरावट की उम्मीद दिखाई दे रही है। कॉपर पर आपका व्यू क्या है अमित जी? देखिए, कॉपर में भी 630 के लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस दिखाई दे रहे हैं। 645 643 लेवल में इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वहां से बिकवाली की सलाह होगी। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि 630 से 628 आने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, जो प्राइसेस को दोबारा 655 तक लेके जाए। तो शॉर्ट टर्म में गिरावट है, लेकिन अगर मैं 4 से 5 दिनों का नजरिया लूं तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड जो होगा लिमिटेड हो सकता है। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, अभिषेक हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? क्या 700 फिर से टच करेगा इस महीने में? रविंद्र जी, क्या लग रहा है 700 के ऊपर फिर से जाएगा क्या इस महीने? वेल, आई थिंक नेचुरल गैस में एक
आई वुड से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। हमने जब भी टॉप किया था तभी एक बेरिश एंगल्फिंग आई वुड से एक डार्क क्लाउड कवर बना था, उसके बाद फॉल आया, अभी एक रिट्रेसमेंट रैली आई, लेकिन रिट्रेसमेंट रैली कंटिन्यू नहीं हुई और 700 से हमने फिर से एक बार 720 के लेवल से फिर से एक बार फॉल देखा है। तो दिस इज इंडिकेटिंग कि ऊपरी लेवल्स पर रिजेक्शंस हो रहे हैं और जो प्राइस जो बुल्स है उनको स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है ऊपर के लेवल्स पे। तो आई वुड नॉट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये 700 के ऊपर फिर से जाएगा। अगर इसे 700 के ऊपर निकलना है तो इट हैज टू सस्टेन अबाउट 660 665। तो मेरे हिसाब से इसमें सेलिंग प्रेशर ही कंटिन्यू रह सकता है एंड वन हैज टू वेट फॉर थोड़ा सा लंबा है बट 598 595 का एक सपोर्ट है बहुत अच्छा। अगर उसके नीचे निकल जाता है तो आई थिंक इसका जो पूरा रैली है वो फिजल आउट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 700 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है एज ऑफ नाउ, बट यस अगर 665 670 के ऊपर निकल जाता है तो थोड़ा सा होप्स आ सकता है 700 का, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सो वेट फॉर ब्रेक अबाउट 665, नहीं तो मेरे हिसाब से सेल करके ट्रेड करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी नेचुरल गैस में। Okay. आपकी राय नेचुरल गैस पे अमित जी? देखिए सिमिलर राय होगी, के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज आना जरूरी है। डेली क्लोजिंग मैं प्रेफर करूंगा, अगर उसके ऊपर आती है तो ही तेजी करना पसंद करूंगा, यानी 700 के लेवल आ पाएंगे, नहीं तो जब तक 670 के नीचे है तब तक दोबारा हमें 625 और उसके बाद 605 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो एक मंदी का जो रुख है वो जारी रहने की उम्मीद है जब तक 670 के नीचे प्राइसेस। अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां पर जबरदस्त गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। $102 के आसपास आइस कॉटन और 33,700 के आसपास MCX पर भाव आ चुका है। दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है कॉटन में कितनी गिरावट आपको यहाँ से और दिख रही है? बुआई के जो ताज़ा जो आंकड़े आए हैं वो भी करीब करीब 9% पिछले साल से ज़्यादा है। 127 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा में बुआई अब तक हो चुकी है। क्या लग रहा है किस तरह की गिरावट और आप देख रहे हैं, क्योंकि अराइवल का भी प्रेशर होगा आने वाले दिनों में? देखिए मार्केट में एक कहावत बहुत ही मशहूर है और काफी समय से चलती है, जिसे कहते हैं कि तेजी में और तेजी लगती है और मंदी में और मंदी लगती है। तो आप देखेंगे कि प्राइसेस अभी लगभग 30% गिर चुके हैं, फिर भी और एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस यहाँ से गिरेंगे और ये 30% गिरावट पिछले 2 महीने में आई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तीव्रता से प्राइसेस गिरे हैं ऑल टाइम हाई से। आई थिंक और भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लगभग 30,000 के आसपास प्राइसेस सपोर्ट ले, बिकॉज मार्केट में इतना सारा फ्रॉड बिल्टअप हो गया था कि रिटेल निवेशकों को तो हम काफी समय से कॉशन कर रहे थे और अभी भी मार्केट्स में कोई फॉलिंग नाइफ को पकड़ने के लिए इच्छा नहीं दिखा रहा है। आई थिंक 30,000 के आसपास देखते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है कि नहीं, बट यहाँ से और 10% की गिरावट आपको डेफिनेटली देखने मिल सकती है। दीपेन जी, मसालों को लेकर आपका व्यू क्या है? मसालों में भी अब ऊपरी स्तरों पर काफी मुनाफा वसूली, खास करके धनिया काफी कमजोर होता जा रहा है। क्या लग रहा है, कोई टॉपिक है आपके अगले हफ्ते के लिए मसालों में? जी डेफिनेटली, धनिया काफी फ्रॉड बिल्टअप हो चुका था, इसलिए थोड़ा आप एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और हमारा मानना ऐसा है कि स्मार्ट मनी टर्मरिक में मूव हो रहा है। अगर आप इस हफ्ते की मूवमेंट देखेंगे तो टर्मरिक में हमने ऑलरेडी 300 पॉइंट की अपसाइड देखी है, तो अगले हफ्ते आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 200-250 से 300 पॉइंट की अपमूव टर्मरिक में आ सकती है। तो अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं तो टर्मरिक पे ध्यान दे सकते हैं, या अगले 6-7 महीने के लिए भी और अगले हफ्ते के लिए भी, दोनों ही पैरामीटर पे टर्मरिक काफी अच्छा साबित है। की बात हुई नॉन एग्री में, अगले हफ्ते के लिए अगर कोई एक टॉपिक चुननी हो तो आप क्या पसंद कर रहे हैं दीपेन जी? किसने बताया सर आपको? ये नॉन एग्री में आपकी टॉपिक अगले हफ्ते के लिए क्या है? नॉन एग्री में हम लेग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे। लेग 180 180 के आसपास जाता है, वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग में 170 675 के आसपास आता है। तो अगर वो लेवल आपको मिलते हैं तो वहां पे बाई करके चलिए, बिकॉज काफी अच्छा सपोर्ट है और ये एक्सपेक्ट कीजिए कि फिर से बाउंस में 180 है, जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर। 176 रुपए 20 पैसे पे आप खरीदे लेड को, 172 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले और टारगेट है 182 रुपए 80 पैसे का। रविंद्र जी, आपकी कोई एक टॉपिक अगर चुननी हो अगले हफ्ते के लिए? मेरे हिसाब से क्रूड शॉर्ट करके चल सकता है, क्योंकि क्रूड में हमने ऊपरी लेवल्स पर काफी टाइम रिजेक्शन देखा है और क्रूड के फंडामेंटल्स देखे तो वो भी कोई ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्रूड जब तक 7,200 के नीचे है MCX पर, आई थिंक इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। पिछले लास्ट वीक में भी अगर हम देखें तो 7,200 रीच नहीं कर पाया था प्राइजेस।
तो मेरे हिसाब से क्रूड शॉर्ट करके चल सकते हैं टुवर्ड्स 6,950 7,000 7,200 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और डाउन साइड आई एम एक्सपेक्टिंग 6,500 से लेकर 6,450 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। अमित जी, आपकी टॉपिक अगले हफ्ते के लिए कोई एक टॉपिक बताइए। जी, देखिए मैं गोल्ड के साथ ही चलना चाहूंगा क्योंकि एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ है जिसका आज कंफर्मेशन मोस्टली आ जाना चाहिए। तो इसके चलते आज मतलब जो शाम के सत्र में भी बिकवाली कर सकते हैं गोल्ड में, या फिर मंडे के दिन बिकवाली कर सकते हैं। जब तक 49,700 800 के ऊपर नहीं जा पाती हैं प्राइसेस, तो जो भी उछाल आता है उस पर बिकवाली कर सकते हैं। और डाउन साइड में 48,800 48,500 ये दो की शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स रहेंगे जो टारगेट की तरह लिए जा सकते हैं। फटाफट से एक ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास अगले हफ्ते के लिए? देखिए, नेचुरल गैस के पुट को बाय कर सकते हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी बाउंस बैक आती है 675 के आसपास, तो नेचुरल गैस के 700 को पुट को बाय कर सकते हैं, और नीचे में आप 620 के आसपास पुट का प्रॉफिट दो। ओके, शुक्रिया दीपेन जी आपका, रविंद्र जी आपका, और अमित जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और अगले हफ्ते की पूरी रणनीति बताई। तो इस शो को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा।